हाँ भाई, हमारा जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे लॉजिकल, इसमें लॉजिकल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, है ना। रिएक्शंस तो है ही है, लॉजिक के बेसिस पर हमको कॉन्सेप्ट समझ के और फिर चीज़ों का आंसर करना है। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन हम शुरू कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन सभी को पता है, अभिक्रियाएं केमिस्ट्री हमने 10th तक तो सभी ने पढ़ी होगी। तो अभिक्रिया क्या होती है? एक अभिकारक होता है, वो किस में बदल जाता है? उत्पाद में। एक रिएक्टेंट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में, है ना। मतलब मैंने कहा कि भाई ये ए है, ये कन्वर्ट हो गया बी में, मतलब कि ये था मेरा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट था, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। ये किस में बदल गया? प्रोडक्ट में, जिसको क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, ये एक सामान्य सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ये सब चीज़ें होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कन्वर्जेशन चलता रहता है। ठीक है, अब देखो जरा कि हमने कहा रेडॉक्स रिएक्शन क्या? रिएक्शन कई टाइप की है ना। रिएक्शन हमने अभी तो खैर पढ़ी नहीं है। रिएक्शन कई टाइप की होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब पढ़ेंगे हम। उसी में से एक टाइप क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसको समझो। रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड है ना भाई, दो वर्ड है, एक है रेड और एक क्या है? ऑक्स। देखो, रेडॉक्स में दो वर्ड है, एक है रेड और एक है ऑक्स। ठीक है, रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और अपचयन को, रिडक्शन को क्या कहेंगे? अपचयन। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर इतनी बात? चलो, अब इनका मतलब क्या है पहले वो समझे कि रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, है ना। रिडक्शन का मतलब और ऑक्सीडेशन का मतलब हम थोड़ा सा इनको लिखना पड़ेगा, तीन चार चीजें इसमें होती है। देखो, रिडक्शन का मतलब है, पहला पॉइंट अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी तत्व में अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने लिखा H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लिखा? H2S। इसमें सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। मतलब सल्फर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है? रिडक्शन का मतलब कि अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम कह देंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन तो सल्फर का रिडक्शन हो गया। ऐसे ही अगर मैंने लिखा H2O, H2O मतलब पानी, है ना, तो पानी में भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात समझ में आ गई सबको? तो पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। ठीक है, अब विद्युत धनात्मक तत्व क्या होते हैं भाई? दो तरीके के एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने तरीके के तत्व हैं? दो तरीके। एक है ऋणात्मक एनायन जिनको हम बोलते हैं, दूसरे हैं धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सारी मेटल्स जो है वो सब पॉजिटिव हैं और जो नॉन मेटल्स है वो क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव धातुएं जो है वो सब धनात्मक है और अधातुएं हैं वो सब क्या है? ऋणात्मक है। तो हमने कहा कि या तो किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो गया? रिडक्शन। हाइड्रोजन के अलावा उसमें अगर कोई विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा सोडियम, ये एक विद्युत धनात्मक तत्व है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है।
अगर ये किसी के साथ जाके जुड़ते हैं मतलब उसका भी वो क्या कर देंगे, रिडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NaCl, सॉल्ट, खाने वाला नमक, इसमें क्लोरीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम, मतलब कि क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। ठीक, उसी तरीके से जैसे कैल्शियम, कैल्शियम को हम क्या ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, तो इसमें कार्बोनेट जो ग्रुप है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जुड़ा है, मतलब क्लोराइड का क्या कर दिया उसने, अपचयन कर दिया, रिडक्शन कर दिया। बात समझ में आ गई, या तो हाइड्रोजन जुड़े या कोई दूसरा धनात्मक तत्व जुड़े। ठीक, अगली बात देखो, ये तो हमने जुड़ने की बात कर ली, अब निकलने की बात कर रहे हैं। देखो पहले क्या बोला जाता था, पहले जो ये जो हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं ये सब 10th लेवल की है, मतलब कि हमारे सिलेबस की है। इसकी अब अगर हायर केमिस्ट्री में जाएंगे तो और नई नई डेफिनेशन भी आ चुकी है ना। तो तीसरी बात क्या बोल सकते हैं, तीसरा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कहीं से निकलना, उसको भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ही कहेंगे। ऑक्सीजन अगर कहीं से निकल रही है मतलब उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। जैसे मान लो मैंने लिया CaO या मैंने ले लिया चलो CaO, इसमें ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ बहुत ज़्यादा, है ना, तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। तो ऑक्सीजन अगर बाहर निकल गया मतलब कैल्शियम का क्या हो गया, रिडक्शन। कोई भी तत्व है जिसके साथ ऑक्सीजन है और अगर वो बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या है, एक तरीके से रिडक्शन है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी बात, चौथी बात हम लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव एलिमेंट, किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना। ठीक है, यहां पर हमने दो चीजें क्या बोली, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना। यहां पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, उसको भी क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, जैसे नेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ये सब क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है। तो नेगेटिव एलिमेंट अगर कहीं जुड़ा है और वहां से निकलता है तो उसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये जो चार हमने बातें लिखी है, ऑक्सीडेशन के केस में भी ये सब की सब होंगी पर अपोजिट हो जाएंगी। कैसे अपोजिट हो जाएंगी, तो देखो ऑक्सीडेशन में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन की बात करूं मैं तो ऑक्सीडेशन के अंदर मतलब कि इसको हिंदी में कहेंगे हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिखा मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहां लिखा था एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बात समझ में आ रही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे की अपोजिट चीजें हैं, है ना। ऑक्सीडेशन में जो हो रहा है उसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन में होगा। ठीक, यहां मैंने लिखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब यहां क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी सबके। और चौथी चीज क्या लिखी मैंने, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब अब मैं यहां क्या लिख दूंगा, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्लियर इतनी बात, समझ में आ रहा सबको, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमिना है। अब देखो इसका हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें ये चारों डेफिनेशन काम नहीं करेंगी, मतलब वहां ना तो हाइड्रोजन निकल रहा है, ना जुड़ रहा है, ना ऑक्सीजन निकल रहा है, ना जुड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके लिए नई डेफिनेशन बनाई जो कि आगे हम पढ़ते हैं, है ना। पहले ये चारों चीज समझ में आ गई। अब देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कि मैंने कहा कि आयरन है मेरे पास, क्या है, आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहे को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराता हूं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मुझे मिलता है 2FeO। क्या मिलता है, 2FeO मतलब आयरन का ऑक्साइड। ठीक है,
ये ऑक्सीजन ने इसके साथ क्रिया करके क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया। जनरली हम देखते हैं ना कि लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, उसी जंग को हम कहते हैं कि ऑक्साइड है। वो क्या है, आयरन का ऑक्साइड। अलग अलग तरह के ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पर तो हमने एक ही लिखा है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब वो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रिड्यूस, मतलब उसको अगर उसका कलर होगा तो कलर चेंज कर देगा, या अगर उसका रंग उड़ा भी सकता है वो। बात समझ में आ रही? तो ये ऑक्सीजन का काम हो गया। ठीक, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना। अब हम नई डेफिनेशन की बात करें। अब देखो अगली चीज देखो, अब हमने कहा कि एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही है, उसको रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी दूसरी कंडीशंस बताता हूँ। अब देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें इन चारों कंडीशन में से कोई भी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब इन चारों में से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही है। मतलब ना तो वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ना जुड़ रहा है, ना हाइड्रोजन निकल रहा है, ना जुड़ रहा है, ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव का केस है। फिर वहां कैसे पहचान होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? तो उसके लिए फिर नई डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन बनाई कि यहां पर उन्होंने कह दिया कि अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो दूसरा रेडॉक्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि वहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये दोनों चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का चेंज ना हो रहा हो, है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो मैं बता देता हूं तुमको। ये हो गया, देखो अब उसको समझ लो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर से हमारा क्या अभिप्राय है या उसका मतलब क्या है। हमने कहा ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हुई मतलब कि उसकी ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई मतलब उसका अपचयन हो गया। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसको हम एज अ वैलेंसी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वैलेंसी, मतलब संयोजकता। संयोजकता समझते हो क्या होता है? देखो कोई भी तत्व है, उस तत्व जैसे सोडियम है हमारे पास, इसमें 11 प्रोटॉन है मेरे पास और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में 2 जाते हैं, है ना। दूसरे में कितने जाते हैं भाई, 8, दूसरे में 8 जाते हैं, और जो बचता है वो आखिरी वाले में जाता है। एक ऑक्टेट रूल होता है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। कोई भी तत्व जो है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक का मतलब जैसे कि हम लोग हमारी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, सभी लोग अच्छी जॉब, है ना, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, वो भी क्या करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में सेटल होना चाह रहा है। तो इसलिए वो क्या करता है कि अब सेटल होने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, किन्होंने, साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या माना जाएगा, स्टेबल। क्या माना जाएगा, स्टेबल। अगर किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी उसको क्या माना जाएगा, स्टेबल। मतलब कि 2, 8, 18 और 32, ठीक है, 2, 8, 18 और 32, अगर इतने इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में है तो उसको क्या माना जाएगा, स्थायी माना जाएगा, स्टेबल। ये ऑक्टेट रूल होता है। अब हर एटम क्या चाहता है कि उसको इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, इनमें से कोई उसका अंतिम कक्ष में विन्यास मिल जाए। तो वो क्या करता है, देखो सोडियम जो है एक तत्व है हमारे आवर्त सारणी का, इसको ध्यान से समझ लेना, एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करता है कि पहले में 2 रखता है, दूसरे में 8 रखता है, और अगले वाले में जो बच जाता है वो जाता है, ठीक है। ये भी रूल होता है, इसको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2, फिर दूसरे में 8, और जो बचेगा वो लास्ट में। मतलब कि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। उसको चाहिए कितने, या तो 2 चाहिए या फिर 8 चाहिए, तभी वो स्टेबल माना जाएगा। तो सोडियम अब ढूंढने निकल गया ऐसे एटम को जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सके या अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे सके, ठीक है। तो उसको मिल गया कौन, उसको मिल गया क्लोरीन। कौन मिल गया, क्लोरीन। क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। 17 में पहले में देता है वो 2,
दूसरे में कितने रखेगा वो 8, और तीसरे में कितने रखेगा 7। भाई 8 और 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो सोडियम को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 चाहिए, या 2 चाहिए, या 18 चाहिए, या 36 चाहिए। वो किसके नज़दीक है 8 के। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है क्लोरीन के पास, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो फिर उसके अंदर वाले में 8 है ही, उसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। सोडियम के साथ भी ऐसा ही है, सोडियम या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 7 किसी से ले सकता है। तो ज़्यादा आसान क्या है 1 को दे देना, और उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है 1 ले लेना। बात समझ में आ रही। तो ये जो एक नंबर हमने निकाला है कहाँ से, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जिसको देने की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी नंबर को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 1। पर यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जिसने लिया उसको क्या कहेंगे नेगेटिव। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 और इसका क्या हो जाएगा +1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको लेके चलना है। मतलब अब अगर किसी अभिक्रिया में ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, जैसे सोडियम का तो 1 ही होता है, 1 से 2 हो गया अगर मान लो, तो हम कहेंगे कि सोडियम का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो गया रिडक्शन। वो अभी आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखो, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और होता है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, दान कर दिया, उसको भी हम कहेंगे कि वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसका ऑक्सीकरण माना जाता है। उसको भी लिख लो, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है डोनेट हो रहा है, मतलब दान में दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन। बात समझ में आ गई। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट और एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला, इन दोनों से आप हर रिएक्शन में ये पता कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो, मैंने लिया एक बीकर, ठीक है, एक बीकर, मैंने बीकर में सॉल्यूशन लिया। इस सॉल्यूशन का नाम है जिंक सल्फेट। क्या है जिंक सल्फेट, है ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसके अंदर मैंने एक रॉड डाला, उस रॉड किसकी बनी हुई है वो जिंक की, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड मैंने डाल दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा बीकर लिया मैंने, दूसरे बीकर में एक और सॉल्यूशन लिया, उसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है उसका कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने रॉड डाल दी किसकी कॉपर की। बात समझ में आ रही इतना अरेंजमेंट। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की रॉड। फिर क्या किया मैंने, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया, एक कंडक्टर वायर से जोड़ दिया। वो लोहे का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, जिससे बिजली बह सके ऐसा वायर होना चाहिए। जोड़ दिया, है ना। अब क्या किया, जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर एक ऐसा यू शेप का, है ना, इस तरीके से एक एपरेटस लगाया जिसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, हिंदी में इसको कहते हैं लवण सेतु। इसका काम क्या है, ये सर्किट को पूरा कर रहा है। भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने वायर जोड़ दिया, पर इस बीकर से, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी, जब सर्किट पूरा होगा। इलेक्ट्रिसिटी में 2 तार होते हैं, तो एक तार तो ये ऊपर वाला हो गया, दूसरा तार कौन सा हो गया ये वाला। इसको आप ऐसा वायर मान सकते हो, कंडक्टर वायर, पर ये वायर नहीं है, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज है। ये दूसरी कई चीज़ों का बना है, वो आगे हम बताएंगे। इसका काम क्या है कि करंट का जो सर्किट है पूरा परिपथ है उसको क्या करना पूरा करना। बात समझ में आ गई थी। अब देखो रिएक्शन कौन सी हो रही है कि जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। कहाँ पर, इस विलयन के अंदर। क्या कर दिया, इस विलयन के अंदर, ठीक है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए, मतलब जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया।
और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस टर्मिनल को बोला जाता है एनोड। क्या बोला जाता है? एनोड। ये नाम हमको ध्यान रखना है, एनोड बोला जाता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, दूसरा देखो तो उधर वाले को क्या बोलेंगे? उधर वाले को क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। एनोड कैथोड पढ़ा होगा ना, तो ये हो गया कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? हमेशा रिडक्शन, है ना, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर के जो आयन हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। अब मैं अभी समझाऊंगा इसको पूरा, इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है अभी। देखो जिंक की जो रॉड है ये क्या कर रही है? लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। कहाँ पर? विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? इस कॉपर के पास आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? कॉपर के पास। जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का। ठीक है, कॉपर का भी नेचर इलेक्ट्रॉन देने का ही है, पर जिंक के सामने जब वो आता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है ना, कॉपर उससे कम पावरफुल है। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कॉपर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए कहाँ गए? कॉपर के पास। और कॉपर ने उनको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करके क्या बना लिया? कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर धातु का निर्माण कर रहा है, वो तांबे का निर्माण कर रहा है। अब जिंक यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन दे रही है जिंक की रॉड, तो जिंक की रॉड कैसे होने लगेगी? पतली। और कॉपर की रॉड पे कॉपर जमा हो रहा है तो वो कैसी होने लगेगी? मोटी। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? अब यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ हुई वो देखो। देखो ये दो रिएक्शन अलग अलग दिख रही है। अगर इन दोनों, क्योंकि ये जो पूरा हमने एग्जाम्पल लिया है ये किसका एग्जाम्पल है? ये सेल है। क्या है ये? सेल। कौन? हाँ, सेल या बैटरी जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की जो बैटरी है, हमारी बाइक की जो बैटरी है, कार की जो बैटरी है, वो सब बैटरी इस तरीके से काम करती है ना। कैसे काम करती है वो? कि एक रॉड वहां से इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी रॉड उसको ग्रहण करती है, और इस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, बिजली मिल रही है हमको। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोला जाता है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो ये सेल है, बैटरी है जिससे हमको पावर मिलता है। और ये जो सेल और बैटरी है ये किसके एग्जाम्पल है? ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। इनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन? जिंक। लेने वाला कौन? कॉपर। मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ में हो रही, साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस हो रहा है देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही साथ अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं कंबाइन करके लिख, एक साथ मिला के लिख दूं तो कैसा लिख सकता हूं मैं? देखो कि ये मैंने लिखा जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक आयन बनाया, है ना। और कॉपर जो था मेरे पास उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और उसने कॉपर सॉलिड बनाया। देखो ये जिंक एक्वा से मतलब जलीय अवस्था में जा रहा है, ठोस से जल बन रहा है मतलब पिघल रहा है, और कॉपर जो है वो एक्वस से जलीय से क्या हो रहा है? सॉल्यूशन सॉलिड बना रहा है। ठीक, ये दोनों रिएक्शन है। आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? क्या बचेगा भाई? ये बचेगा जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, और इधर बचेगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, ये जो है आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का। इस रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रेडॉक्स रिएक्शन का यही मतलब है कि जहां पर दोनों चीजें साथ में हो रही है वो क्या है? वो रेडॉक्स रिएक्शन। बस देखो अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? रिएक्शन दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से पहचानिए कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो अब हमको सारे उसके कॉन्सेप्ट मालूम है, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका निकलना, तो हम पहचान जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का देना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, तो इस तरीके से हम क्या पहचान सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। ठीक है, फिर ये हो गया सबका। अब देखो यहां पर हमने कहा था कि ये क्या है मेरे पास? अच्छा, इसमें देखो मैं और एक दो चीज बता देता हूं आपको। ये एनोड है, ये हमारा कैथोड है ना। ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, चाहे कोई सा भी सेल हो उसमें एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन। ये भी पूछा जाता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन। अब देखो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस डायरेक्शन में हो रही है, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है यहां पर बताओ जरा। देखो तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कौन सी है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये है। और हमको पता कैसे चलता है, यहाँ पर एक मीटर लगा होता है ना, गैल्वेनोमीटर, या आप कोई भी करंट को मेजर करने के लिए मीटर यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहे, किस डायरेक्शन में, एनोड से कैथोड की तरफ। तो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, कैथोड से एनोड की तरफ। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है, मतलब विरोध में होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके उल्टी दिशा में क्या बहेगा, करंट, है ना, धारा। तो धारा के हिसाब से ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये सेल जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, जिसको कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब रेडॉक्स अभिक्रिया जो है दो प्रकार की है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो है रेडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर होती है, रेडॉक्स भी और ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। कैसे, तो देखो जैसे मैंने ये बीकर ले लिया, एक ही बीकर, उसी में एक सॉल्यूशन डाला और दो रॉड मैंने यहीं पर डाल दी इस तरीके से। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा एक पर क्या होगा, रिडक्शन, और दोनों किस एक ही कंटेनर के अंदर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कौन सी हो जाएगी, जब अलग अलग कंटेनर में हो रही है, एक इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन और एक इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का, है ना। और जो ये वाला एग्जांपल जो है ये किसका हो जाएगा, जो एक ही कंटेनर में हो रहा है वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है भाई, चलो फिर आगे चलो। अगली चीज करंट की डायरेक्शन भी मैंने बता दी। अब एक और चीज इसमें रह गई, वो है सॉल्ट ब्रिज। मैंने कहा था ना सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम तो मैंने बता दिया कि ये परिपथ को क्या करता है, पूरा करता है ना। कैसे पूरा करेगा, देखो जरा कि इसने क्या किया, ये बनता कैसे, पहले वो देखो, एक कांच की नली ली हमने इस आकार की, है ना, यू शेप की, ये ऐसी भी हो सकती है, यू शेप की एक कांच की नली है, कांच का ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर मैंने क्या भर दिया, उस ट्यूब के अंदर मैंने KCl का सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया, KCl का सॉल्यूशन। KCl क्या है, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक विद्युत अपघट्य है ना। मतलब कि देखो उसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज परिपथ को पूरा करता है। परिपथ में धारा कब बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कब बहेंगे, जब ये दोनों आयन अंदर जाके टूट जाते हैं, मतलब K पॉजिटिव बना लेगा और Cl नेगेटिव बना लेगा। अब इस सॉल्ट ब्रिज में मैंने KCl डाला। KCl को डालने से पहले चूंकि KCl तो लिक्विड है, तो जैसे ही मैं ट्यूब को उल्टा करूंगा तो वो गिर जाएगा, इस वजह से मैंने उसमें एक पाउडर डाला। कौन सा पाउडर डाला, उसको कहा जाता है अगर अगर पाउडर। कौन सा पाउडर है वो, अगर अगर पाउडर। इस अगर अगर पाउडर को मैंने डाल दिया KCl के अंदर, तो KCl क्या हो गया, जेली जैसा बन गया, है ना। उस जेली को मैंने क्या कर दिया, इस ट्यूब के अंदर भर दिया, और फिर उसके दोनों सिरों को मैंने इस जेली को भर के और दोनों सिरों को बंद कर दिया मैंने कॉटन से, रुई से, है ना, ऐसी चीज से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सके। क्लियर इतनी बात, या ऊन से बंद कर सकते हैं, वूल जो होता है। और फिर इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या है, सबसे पहला तो सर्किट पूरा करना, दूसरा न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, मतलब सेल जो है वो उदासीन रहना चाहिए हर प्रकार से। कैसे उदासीन रहना चाहिए वो समझो, कि जैसे मैंने कहा कि जिंक की जो रॉड है वो लगातार क्या बना रही है, वो जिंक आयन बना रही है, बना रही कि नहीं बना रही, और इलेक्ट्रॉन उसके इधर जा रहे हैं लगातार, है ना, और विलयन में वो क्या दे रही है, जिंक आयन। इसी वजह से इस बीकर के अंदर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ यहां देखो तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, सॉलिड कॉपर। मतलब यहां पर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, एक तरफ धनायनों का जो सांद्रण है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ धनायनों का सांद्रण कम हो रहा है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके पास दोनों आयन है,
धन आयन भी है और ऋणायन भी है। तो जिधर धनायन ज़्यादा है उधर वो किसको भेज देगा, ऋणायन को, और जिधर ऋणायन ज़्यादा है उसकर किधर भेज देगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये सेल को बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर इतनी बात। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो गया हमारा, और साथ में इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी, हमारे दोनों टॉपिक एक ही इसमें कवर हो। बात समझ में आ गई। अब देखो अगली चीज, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और क्या हम बोल सकते हैं। देखो जरा देखो सेल जो है हमारे, ये कई प्रकार के सेल हैं, उसमें से बेसिक टाइप में आपको बताता हूँ। सेल जो है हमारे जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो दो टाइप के हैं। पहला है हमारे पास प्राइमरी सेल। कौन सा सेल, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। दूसरा जो सेल है मेरे पास वो कौन सा है, सेकेंडरी सेल मतलब कि द्वितीयक। ठीक है, ये प्राथमिक द्वितीयक से क्या मतलब है भाई, प्राथमिक द्वितीयक से ये मतलब है कि जो प्राइमरी सेल है, ठीक है, उनको आप चार्ज नहीं कर सकते हो। प्राइमरी सेल वन टाइम यूज होगा, एक बार आपने, जैसे घड़ी का सेल है तो ये आजकल तो खैर चार्जेबल भी आ गए, पर घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, ये इस तरीके के सेल हैं जो कि कैसे होते हैं, ये एक बार यूज करो और फेंक दो, उनको आप वापस चार्ज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ड्राई सेल इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, ड्राई सेल। इनको डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल नाम याद रखना है, ड्राई सेल। ठीक है, इसके बाद में मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल जो होता है, मर्क्यूरी मतलब पारा, इसका जो सेल बनता है वो भी प्राइमरी सेल में आता है। ड्राई सेल का मतलब घड़ी और आपका रिमोट का सेल, उसको ड्राई सेल बोलते हैं, है ना। फिर मर्क्यूरी सेल जो आपकी रिस्ट वॉच में लगता है, वो छोटा सा गोल, उसको क्या बोला जाता है, मर्क्यूरी सेल, है ना। तो वो मर्क्यूरी सेल भी प्राइमरी सेल ही है, और आपका ड्राई सेल जो है वो पेंसिल वाला, वो भी क्या है, प्राइमरी सेल। बात समझ में आ गई। द्वितीयक सेल, अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा वो कैसा सेल है, द्वितीयक है, सेकेंडरी, उसको चार्ज किया जा सकता है। हमारा मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है ना, हमारा गाड़ी की जो बैटरी है वो भी, बाइक जब चलती है तो अपने आप चार्ज होती रहती है, कार में भी ऐसे ही होता है, सारे व्हीकल में ऐसे ही होता है, मतलब कि चार्जेबल है, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे चार्ज करते हैं उसको, कि जैसे अभी हमने देखा था ना कि जिंक की रॉड घुलती जा रही है, पतली होती जा रही है, और कॉपर की रॉड क्या होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बाहर से करंट देते हैं। बाहर से जब इसको करंट आप दोगे तो ये क्या करेगा कि जो जिंक की रॉड घुल चुकी है, ठीक है, जो जिंक आयन वो इस विलियन में डाल चुकी है ऑलरेडी, अब ये पूरे फिनोमेना को उल्टा कर देता है। मतलब अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देने लगता है और जिंक इलेक्ट्रॉन लेने लगता है। तो कॉपर को जितने इलेक्ट्रॉन जिंक ने दे चुका, वो इलेक्ट्रॉन वापस कॉपर के पास आ जाते हैं, जिंक के पास आ जाते हैं, और जिंक की रॉड जो पतली हो चुकी थी वापस क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल सोर्स हटाएंगे तो वापस से वही रिएक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंक तो कॉपर से पावरफुल है ना। तो बिना एक्सटर्नल सोर्स के तो वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो हम उसको मजबूर कर रहे हैं किससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये चार्जेबल है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भाई, द्वितीयक सेल में आप एग्जाम्पल देखोगे तो देखो हम लिख सकते हैं लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल मतलब कि सीसा संचायक बैटरी। अच्छा, बैटरी और सेल में क्या अंतर है वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, यहां पर भी हम बैटरी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो इधर बैटरी और सेल का मतलब क्या, सेल जो है किसको कहते हैं, सेल का मतलब कि ये बीकर है, इसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक कैथोड, और ये इस तरीके से इसको जोड़ दो, ये बन गया सेल। अब ऐसे आपने कई सारे सेल अगर जोड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैटरी। बात समझ में आ गई। तो सीसा संचायक सेल जो होता है उसमें 3 या 6 सेल इस तरीके से लगाए जाते हैं और उस बड़ी बैटरी बना ली जाती है। मतलब साइज में अगर वो बड़ा है तो बैटरी कह देंगे और छोटा है तो सेल कह देंगे। ठीक है, और काम वही करेगा, वो बड़ी बैटरी ज़्यादा वोल्टेज बनाएगी, छोटा सेल कम वोल्टेज बनाएगा। ठीक, तो सीसा संचायक सेल। इसके बाद में निकल कैडमियम सेल होता है, या इसको भी हम बैटरी ही कहेंगे, निकल कैडमियम बैटरी, है ना, निकल कैडमियम सेल। अब देखो निकल कैडमियम का मतलब क्या, जैसे अभी हमने जिंक और कॉपर लिया था, वैसे ही वहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो निकिल का होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा वो कैडमियम का होगा। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखो इसके बाद एक स्पेशल टाइप होता है सेल के अंदर, उसको कहा जाता है फ्यूल सेल। कौन सा सेल, फ्यूल सेल। जैसे हमने कहा कि भाई ये चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज हो जाता है, वो जो सेल होता है फ्यूल सेल, वो कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। क्यों, क्योंकि वो फ्यूल मिलता है उसको, फ्यूल से चलता है वो,
है ना। कैसे चलेगा, उसको कहा जाता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मतलब कि ईंधन सेल। ईंधन सेल कैसे काम करता है, तो ईंधन सेल का भी मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल होता है और बहुत महंगा होता है। हमारे अंतरिक्ष विमानों में, है ना, जो स्पेस में जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ये यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि इसका कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता। पहली चीज़, ये ख़राब भी नहीं होता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल चाहिए इसको, क्या फ्यूल चाहिए इसको फ्यूल चाहिए। ये देखो इस तरीके का सेल होता है। यहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास कार्बन के, है ना। यहाँ पर इस तरफ से हाइड्रोजन को अंदर भेजा जाता है और इस तरफ से ऑक्सीजन को अंदर भेजा जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे होकर ये यहाँ पर आ जाती है बीच वाले भाग में। इस बीच वाले भाग में जो है सॉल्यूशन भरा होता है। जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, कॉपर सल्फेट, वैसे यहाँ भी एक सॉल्यूशन भरा है। तो जब ये दोनों गैसें अंदर इस सॉल्यूशन में आती हैं तो रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन से क्या बनाती है, एनर्जी। उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो H2O बन गया, है ना। ये H2O बन गया। तो इसको लगाने का फ़ायदा यही है कि ये चल तो रहा है, साथ में बिजली भी दे रहा है और पानी भी दे रहा है आपको। तो स्पेस एजेंसीज जो हैं वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता है ये, पर कुछ मात्रा में जो है ये उनकी मदद कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो ये फ्यूल सेल। अब ये डिस्चार्ज क्यों नहीं होगा, जब तक आप इसको हाइड्रोजन देते रहोगे, इधर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ये काम करता रहेगा। आपने अगर सोर्स जो है इसका बंद किया तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक। अब इसमें देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये महंगा बहुत होता है पहली चीज़। क्यों, क्योंकि ये जो है ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इनके ऊपर हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ते हैं, मतलब उत्प्रेरक यूज़ करना पड़ते हैं। दूसरी कई सारी मेटल्स जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके की महंगी महंगी जो धातुएं होती हैं उनको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो वो बहुत महंगी होती हैं और ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं। इस वजह से ये सेल बहुत महंगा होता है। दूसरी चीज़ कि इसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होता है। कैसे कि देखो एक तरफ तो हाइड्रोजन है जो गैस है, दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रोड है जो सॉलिड है, और तीसरी तरफ सॉल्यूशन है जो लिक्विड है। मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों स्टेट है इसके अंदर। बात समझ में आ रही। उन तीनों को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से फ्यूल सेल क्या होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक। हाइड्रोजन को लो टेम्परेचर पर रखना है, ऑक्सीजन को भी लो टेम्परेचर पर रखना है, और बीच में सेल में एनर्जी बन रही है। तो ये इस तरीके के इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट इस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नॉर्मल यूज़ के लिए भी मार्केट में आ जाए, है ना। अभी तो साइंटिस्ट लोग, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो इसको रिसर्च इसके ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूल सेल। तो इसके अंदर अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब यही हुआ कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होती हो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको सारे बता दिए, उसी में हमने सेल भी पढ़ लिया, तो दोनों चीज़ें हमारी कवर हो। क्लियर स्टूडेंट्स।